नमस्कार साथियों। अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और लोकसभा चुनाव की जो टेंटेटिव डेट जो 16 अप्रैल आई है वो अभी तक ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत के अंदर ये डेट है कौन सी अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करा है। सभी जगह लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ ग्रुप्स के अंदर शेयर करा गया है। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी कोई पेजेस वगैरह थे कुछ उनके बनाए हुए, उनके ऊपर सरकार की कुछ थे। 16 अप्रैल के करीब टेंटेटिव डेट मीडिया वालों को पता लगी है, लेकिन हकीकत के अंदर क्या हो रहा है खेल ये इसको भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है और बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट अभी जारी करी है कई राज्यों की। तो इस बारे में हम जनता से पूछने की कोशिश करते हैं कि उनके किस पार्टी के सही जो चांसेस हैं जीतने के। अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर जो राजनीति है, जो पूरे देश में राजनीति 4-5 राज्यों के अंदर मेनली नॉर्थ इंडिया के जो चलते हैं, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेटेड जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया। वैसे तो वेस्ट बंगाल में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे वो रीजनल पार्टीज़ का वो है। और उड़ीसा के अंदर भी रीजनल पार्टी जो चलती है, नवीन पटनायक वगैरह और ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल के अंदर जो है, तो उनको डिफीट नहीं कर पाते। लेकिन जो इनका मेन फोकस है वो नॉर्थ इंडिया के इन 4-5 राज्यों के अंदर है, जिसकी वजह से बीजेपी दोबारा से सत्ता में आने के सपने देखती है। और जो उन्होंने पूरा का पूरा जो भी प्लान बनाया है वो इन इन 5 राज्यों के अंदर इन्होंने फोकस करने की कोशिश करी है। बाकी राज्यों के अंदर भी कोशिश है उनकी लगातार। वो सोच रहे हैं कि तीसरी बार कभी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अगर उनके वोट कम आते हैं या सीटें कम निकलती हैं, तो वो उस सेट के अंदर, उस कंडीशन के अंदर वो ऑलरेडी साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु और दूसरे राज्यों के अंदर अपनी पैट कोशिश कर रही है कि एंटर करने की उसके अंदर। तो उसमें ये मेन जो मुद्दा फंस रहा है कि वो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा सीट वहाँ से उनको निकल आए। तो यहाँ की अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ अगर नुकसान होता है सीटों का, तो उसकी भरपाई उड़ीसा में नहीं घुस पा रहे, कोशिश करी उन्होंने। वेस्ट बंगाल के अंदर भी उन्होंने कम्युनलाइज करने की कोशिश करी, मुद्दे उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। आपको पता है कि जो कुछ भी चल रहा है वहाँ पे अरेस्ट करे जा रहे हैं लोग, जो भी पंगा चल रहा है वहाँ पे अभी। तो संदेश खाली और दूसरे जो मुद्दे हैं, जो शाहजहां शेख वगैरह गिरफ्तार हुआ, वहाँ पे भी उसको कम्युनलाइज करने की कोशिश करी है मुद्दों को। तो वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से हिंदू वोटों को पोलराइज करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकालने की और वोट निकालने की कोशिश है, जहाँ तक कि ये लोग आम जनता इस बारे में बात करती है। और रही बात दूसरे राज्यों की, अगर देखते हैं तो तेलंगाना के अंदर भी रीजनल पार्टीज़ हैं, तो तमिलनाडु में भी रीजनल पार्टी का जोर है ज़्यादातर इन राज्यों में। और साउथ की पार्टी का केरला को देखते हैं हम, तो केरला के अंदर भी रीजनल पार्टीज़ का ही जोर है ज़्यादा। कर्नाटक के अंदर ऑलरेडी अब कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या होता है उठक पटक। हम आम जनता से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या रुझान है और क्या चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है, किस पार्टी के कितने परसेंट चांसेस है। हम जनता से बात करेंगे इसके बाद इस मुद्दे के ऊपर और बाकी डिस्कस करेंगे। तो साथ ही हम जनता के बीच जाते हैं, जनता से बात करने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या सोचती है। कुछ लोग अगर हमें बात करने का मौका मिले तो हम बात करेंगे। जनता से देखते हैं, ये भाई साहब कुछ व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं इनको। अगर सॉरी भैया, एक्सक्यूज़ मी, हम माफ़ी चाहते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आप कुछ बताएंगे कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन की तैयारी है सभी पार्टियों की, और वो क्या कर रहे हैं वो लोग, उसमें किस पार्टी के चांसेस हैं आपको लगता है, कौन सी पार्टी लोकसभा के अंदर कितने परसेंट चांसेस हैं उनके। हम मेनली पूरे इंडिया की बात करेंगे, लेकिन जो 4-5 जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका बिहार और महाराष्ट्र, इन 4-5 जो राज्य, जो मेन जो राज्य जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उन राज्यों से फोकस करके हिंदी बेल्ट जो है उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। पूरे देश के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके विचार हो आप बताना चाहेंगे कि कैसा लगता है आपको इस समय, किस पार्टी के क्या चांसेस हो सकते हैं, कितने, जैसा कि उन्होंने उम्मीदवारों की अभी बीजेपी ने भी लिस्ट निकाली है, तो कितने परसेंट उनके चांसेस हैं उनको देखते हुए आप क्या बोलेंगे इसके बारे में पूरे। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक त्यौहार है, लोकसभा का त्यौहार आ रहा है। बाकी आज के डेट में ना कोई भी पार्टी हो, कोई भी रीजनल हो या क्षेत्रीय हो, कोई भी हो, केंद्र में हो, आज के डेट में ना पब्लिक समझदार हो चुकी है। पब्लिक उसी को वोट देती है जो उसका विकास हो, जिस क्षेत्र में विकास होगा उसी को वोट देगा। आज मैंने न्यूज़ पे देखा कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, उसमें से 3-4 की टिकट काट दिए। वही मैं सोचना चाह रहा हूँ, उसकी टिकट 5 साल में उसका कार्यकाल पूरी हो गई। किसकी बात कर रहे हो आप? मैं कुछ प्रवेश वर्मा की बात कर रहा हूँ, गौतम गंभीर की, कुछ अन्य की सीट। तो रीजन क्या बताए, उसका कुछ रीजन बताएंगे कि शायद क्यों? मैं तो ये चाहता हूँ उनको 5 साल में जो उसकी पार्टी का जो बीजेपी ने जो बोला कि भाई इसने जो भी हमने नमो ऐप से हमने
सलाह करा, मशवरा करा, इसने जो काम करा उसी को टिकट देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 5 साल से उसने कभी फोकस नहीं करा। आप उनके, प्लीज बीच में मत बोलिए, आप 5 साल से आप उनके राज्य में गए हैं कभी? उनके एरिया में गए हैं? जी, मैं यहीं से हूँ, लोकल। दिल्ली में कौन सा एरिया गौतम गंभीर का आपको पता है? पटेल नगर है। गौतम गंभीर का एरिया? अरे ईस्ट दिल्ली। जी हाँ, वहीं से है। और ये परवेज वर्मा का नजफगढ़ का पड़ता है। नहीं, ईस्ट दिल्ली ये इधर है, इसका क्या बोलते हैं, लक्ष्मी नगर वगैरह एरिया सारा टूटा पड़ा है, पटरियां वटरियां सब टूटी पड़ी हैं, कुछ काम नहीं, कुछ भी। नाम बोल रहा हूँ ना, हंसराज हंस। हाँ, उनका उधर है। वो सिर्फ नॉमिनेशन में आया था। हाँ। और सर्टिफिकेट लेने आया, उसके बाद 4 साल 5 साल दिखाई नहीं दिया। तो आपके कहने का मतलब है कि जो लोग अपने राज्य के अंदर अपने एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम नहीं करते हैं, उनको जनता चुनना नहीं चाहती है, और इसी को देखते हुए पार्टीज ने भी सोचा कि इनको उम्मीदवार बनाना दोबारा सही नहीं है, और ये उसी बात को देख रहे हैं। पार्टी भी जानती थी इस बार अगर इसको नहीं हटाएंगे तो हम हार जाएंगे। हाँ। आज गौतम गंभीर को क्या चीज की कमी है? उनको कोई कमी नहीं हो, अच्छे भी है। हाँ। जब यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था, आज समस्या क्या है कॉलोनी में, गरीबों के अंदर क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, क्यों पब्लिक क्यों चुनते हैं एमएलए, सांसद, विधायक, निगम पार्षद क्यों चुनते हैं? सब पब्लिक की समस्या सुनी जाए। या आप कमेंटेटरी करने चले जाओगे विदेश में? आपको अगर यही करना है, आप अपने इस्तीफा देते, अपनी जाके कमेंट्री करते। अगर सरकार की तो ये देखो दोहरा चलित, अगर उसको लग रहा था गलत है तो 5 साल से उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ, ये कहने की बात है आपकी। उनसे पहले इस्तीफा दिलवाते, तुम काम करने के लायक नहीं हो, तुम इस्तीफा दो, हम उसी टाइम चुनाव करवाते। तो इतने आपको अच्छे लग रहे हैं क्या बीजेपी वाले की, जो पहले से आपको उसके अपने कैंडिडेट को रिजाइन करवा के इस्तीफा ले लेंगे ये लोग? राइट टू रिकॉल तो अभी तक आया नहीं ना, ये दे सकते हैं ये लोग। आप 400 सीट का नारा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो फिर? या तो आप माफी मांगो जनता से। तो वो सोच रहे हैं कि वो किसी भी तरह वैकूफ बनाने में कामयाब हो जाएंगे, वो ईवीएम घोटाला कर देंगे, वरना जैसा कि जनता बोलती है। देखो, वो तो लोकतंत्र है। हाँ। आज की डेट में ना सरकार के पास सीबीआई, ईडी, पुलिस सब उसी के हाथ में। हाँ। तो जनता ये बात करे कि भैया कुछ भी हो, ये चाहे जनता कुछ भी चिल्लाती रहे, तो जनता के लोग ही ये बात बोल रहे हैं कि वो ईवीएम घोटाला कर लेंगे तो जीत जाएंगे दोबारा से, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट जनता तो उनके विरोध में है। फिर वो किस आधार पे बोल रहे हैं कि 400 पार कर लेंगे? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने इतना दिन से ध्यान नहीं दिया, अचानक आपको। अच्छा, पहले ये बताओ उसकी टिकट क्यों काटे? किसी वजह से काटे टिकट? उनको लगा होगा कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम नहीं किया है तो जनता रिजेक्ट ना कर दे, तो इसलिए उन्होंने नए चेहरे के लिए काटा होगा कि नए चेहरे लाओ। दुर्भाग्य मानता हूँ कि दिल्ली के अंदर गठबंधन हो गया इंडिया का, केजरीवाल और इंडिया का जो भी, ये अगर हो सकता है 7 सीट है, इसमें 4 सीट पे भारी नुकसान भाजपा को इस बार उठाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की कोई पकड़ नहीं है दिल्ली के अंदर। नहीं है, लेकिन कांग्रेस है। ये जो आज हरियाली देख रहे हो, ये बने सब किसकी है? उसी का देन है कांग्रेस। अरे देन छोड़ो ना, आज की डेट पे बात करो कि आज की डेट पे क्या कहानी है। बस आज की डेट पे यही है। अगर आप 400 सीट का नारा दे रहे हो, आप सक्षम हो, तो इतनी तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो राजनीति? आप जिसके लिए आपने दरवाजा बंद कर दिया था, उसके लिए आपने दरवाजा खोल दिया। किसकी बात कर रहे हैं? बिहार का नीतीश कुमार पलटू। तो वो तो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, क्या करोगे उसमें? ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने आपको मत दिया, आपको किस आधार पे दिया, क्या सोच समझ के दिया, आप किस विचारधारा के हो, वो समझ के दिया ना। हमने वोट दिया था इंसान को, हैवान को नहीं दिया था। आपका कहने का मतलब है कि जनता अगर किसी भी एक पार्टी को वोट देती है, किसी नेता को वोट देती है जनता, तो ये सोच के देती है कि वो बदलाव चाहती है और अच्छा चाहती है, लेकिन वो बाद में उसी पार्टी में मिल जाता है, तो उनको वोटों के साथ, एक वोटर्स के साथ में चीटिंग हुई, जनता के साथ चीटिंग हुई, ये कहना चाहते हैं ना? मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी हिमाचल चले जाओ, वहाँ पे वही हुआ। आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, किसी को सही समझ के कोई बंदा जो नेता कोई चोर है या गलत है, जो जनता के साथ गलत काम कर रहा है, और उसके खिलाफ अगर जनता ने वोट दिया है और बाद में वही जाके उसी पार्टी में मिल जाए, तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? तो जनता के साथ धोखा हो जाता है उसी तरह से। इसीलिए तो परेशान हो चुकी है जनता। जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? आज की डेट में दिल में कुछ और है, बाहर कुछ और है, नियत कुछ और है। आज की डेट में पैसा है जो भी है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी कहीं टक्कर देने में सक्षम है मोदी जी को? देखो, सक्षम ऐसा कौन सा, ऐसा जब से देश आजाद हुआ एक से एक सक्षम वाले आए और गए। आप पुरानी बातें छोड़ दीजिए, अब की बात करिए कि आप बताइए, अगर हम रिसेंट पास की भी बात करते हैं, 10 साल तक की भी बात करते हैं, तो 2011 के अंदर जो अन्ना आंदोलन हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो इसमें जो कांग्रेस के अंदर तमाम भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ ही हुआ था ना। तो अभी एकदम से तो वो कोई संत तो बन नहीं गए, वो भी संत नहीं बन गए। देखो, अब आप इसके भी खिलाफ है तो वापस लोग फिर कांग्रेस को चुन लेंगे, क्योंकि जनता के पास ऑप्शन तो है नहीं। जनता बेचारी करे तो क्या करे, एक इधर कभी उधर कभी इधर। आखिर जनता करे तो करे क्या?
तो जनता बेबस है, मजबूर है जनता, मजबूर है बिल्कुल। इसीलिए इन चोरों को चुनते बार किसी बार। भी विधानसभा में, किसी भी लोकसभा में जब वोटिंग होता है, कम से कम 2000, 3000, 5000 नोटा जो दबाता है, क्यों दबाता है? नोटा की तो कोई वैल्यू भी नहीं है। राइट टू रिजेक्ट मिलना चाहिए कि जनता को एक कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का एक वो मिलना चाहिए चांस कि भाई पूरी तरह कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, कोई गलत है नेता या काम नहीं करता है तो उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दो। राइट टू रिकॉल मिलना चाहिए। ये लोग देंगे नहीं कभी भी, ये ईमानदार नहीं है ना नेता लोग। यही लड़की जो थी, महिला पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, इतना दिन संघर्ष करी, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। आज जाके एक्शन हुआ। मेन क्या हुआ आज? ब्रिजभूषण का जो टिकट कट गया। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये एक उनकी जीत है? ये क्योंकि राजनीति, ब्रिजभूषण की राजनीति खत्म करने के से एक मैसेज जाएगा जनता में। राजनीति खत्म नहीं होगी, कोई नेता की राजनीति खत्म नहीं होती है, क्योंकि उन्हीं के बंदे आगे जीत के रेसलिंग फेडरेशन में, आपको पता है। तो मैं जानता हूँ आज की डेट में जो नेता सक्षम है, जो एक बार जीत चुका है, उसकी राजनीति कभी खत्म नहीं होता। तो क्या सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि क्या भाई हम महिलाओं के विरोधी नहीं है? जहाँ की एनसीआरबी का अगर डाटा देखते हो, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा देखते हो, तो उसमें जो टॉप 13 राज्यों के अंदर 9 में बीजेपी की सरकार है और नंबर 1 पे भी यूपी बीजेपी की सरकार है, योगी जी की। तो इससे ये मैसेज जाता है कहीं ना कहीं कि ये महिला विरोधी है बीजेपी। तो ये मैसेज उस मैसेज की उसको झुटलाने के लिए, भैया महिला विरोधी नहीं है, हम देश की महिलाओं के साथ है, इसलिए उन्होंने शायद ये एक्शन लिया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया कि भैया ये नहीं आना चाहिए वरना गलत मैसेज जाएगा। आपको लगता है ये रीजन होगा पीछे? रीजन बहुत है, एक रीजन नहीं है। तो बाकी राज्यों के अंदर आपको क्या लगता है? बाकी राज्यों के अंदर देखो, बिहार में क्या लगता है? बिहार में देखो, वो भी हर पार्टी अपनी अपनी ताकत लगाए। कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की? अब ये अगर उसको सक्षम है वो खुद बता दे। आप बता 400 सीट का नारा दे रही है ना। हाँ। वो बता देना कि हम कहाँ से 400 सीट पार कर रहे हैं। हम किसी का प्रवक्ता, वो तो बोलेंगे 400 500, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। आप जनता है, प्रवक्ता नहीं है, जनता में जनता। जो मेरी बिहार में कितनी सीट आ सकती है उनकी? जानकारी है, मैं उतना ही बोलता हूँ। ये पलटू चाचा के वजह से उसको नुकसान बहुत उठाना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव के चांसेस है वहाँ? तेजस्वी तो बहुत अच्छी यात्रा कर रहे हैं, जबरदस्त यादव है। युवाओं के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विकास हो। पहले वाले जमाना जो था वो उसके बारे में जनता उनके बारे में कह रही है कि जो उन्होंने नीतीश कुमार ने 17 साल में नहीं किया, इन्होंने 17 महीने में कर दिया काम। वाकई में करा है। अच्छा, ठीक है। जनता से तो आपको लगता है लोकसभा इलेक्शन के अंदर उनको वोट मिलेंगे, सीटें मिलेंगी? मैं कह रहा हूँ तेजस्वी जी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को सीटें कितने मिल जाएंगी? अब मैं ये इसका भी चांस, लेकिन ये है सीट उनकी बढ़ेगी, खाता खुलेगा। खाता खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, अगर ज्यादा सीट इनकी आ गई तो। अगर मैं ये तो कह रहा हूँ, देखो अगर ये चाहते हैं, क्योंकि भाजपा की जो परसेंट है वो है ही, चाहे तेजस्वी यादव कुछ भी कर ले, उसकी जो परसेंट है कभी नहीं हटा पाएंगे भाजपा की। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरी एक सवाल है, जो भी बीजेपी ने आज तक किसी पार्टी को छोड़ा ही नहीं, छोटी छोटी जिसके पास एक विधायक नहीं उसको भी जोड़ लेता है, वही इसको भी करना चाहिए। सपा को भी, अखिलेश यादव को भी, तेजस्वी यादव को भी करना चाहिए। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए, उससे समझौता करना चाहिए, चाहे 2 सीट 3 सीट। आज की डेट में असदुद्दीन ओवैसी है, पार्लियामेंट में देख लो, उसको अवार्ड मिलते हैं, अच्छे स्कॉलर भी है, स्पीच भी अच्छे हैं। खाली स्पीच से तो क्या ये तो नहीं है कि मुस्लिम लोग उनको वोट देते हैं? देखो नहीं देते ना, नहीं, बहुत कम देते हैं। नुकसान आखिर करते हैं ना। हाँ। उनको 2-4 सीट देने में क्या दिक्कत है? उनको दे दो। क्या सब राजनीति अपने अपने कास्ट की कर रहे हैं? अगर वो कर लिया तो क्या पेट में दर्द हो जाते हैं? उनको भी देनी चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसके चांसेस है कि कौन जीतने के चांस है? क्या यूपी में? उत्तर प्रदेश में इस बार इंडिया लहर किसकी चल रही है? इंडिया की लहर चल रही है। वो तो कह रहे हैं राम मंदिर बनाया हमने। हाँ, देखो मंदिर किसने बनाया राम मंदिर? वो तो यही कह रहे हैं ना, उन्होंने बनाया, मोदी जी ने बनवाया, तो वो वोट भी उन्हीं को देंगे सारे के सारे हिंदू लोग। हिंदू लोग वोट, हम नहीं कह रहे ये बात, वो कह रहे हैं भाई, हम बोलते रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है तो वोट उनको ही मिलेंगे, उनको इसीलिए कॉन्फिडेंस है, तभी तो 400 सीट बोल रहे हैं। 400 सीट की तभी बात कर रहे हैं भैया। वाले से बोल के देखो कि राम मंदिर किसने बनवाया, तो वो तो ओपन कहते हैं, उनके जितने सारे प्रवक्ता चिल्ला के बोलते हैं उन्होंने बनवाया। आदत है, उसकी रोजगार है वही। अच्छा, लेक्चर देने की। जनता वोट देगी कि राम मंदिर के भगवान राम के नाम से? नहीं, उसके नाम पे नहीं देगी। बाकी कोर्ट ने, क्या इनके साथ बीजेपी के साथ कोई खेला होने वाला है कर्नाटक की तरह? आपको लगता है कि वहाँ पे भी हनुमान जी का नाम लिया था, हार गए थे? देखो ईडी सीबीआई कितना लगा लिया विपक्ष पे, कुछ नहीं कर पाए। जो डरने वाले आदमी है वो डर गए, जो शेर है वो कभी नहीं डरते। बंगाल में क्या लगता है? बंगाल में ममता जी इसको घुसने दे देंगे, चाहे कितना भी कर लो। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि वहाँ तो इनके दहाई में भी नहीं पहुंचेगी बीजेपी, 10 सीट भी नहीं आएंगे वहाँ पे। मैं वही तो कह रहा हूँ, वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले खड़ी रहेगी, किसी को नहीं घुसने देगी। वो नहीं घुसने देंगी। नवीन पटनायक के वहाँ उड़ीसा में भी लगता नहीं इनकी सीटें आएंगी, इसीलिए घबरा के तमिलनाडु वगैरह में भाग रहे हैं। तमिलनाडु जहाँ पे कम्युनल वायलेंस करा सकते हैं, वेस्ट बंगाल में लड़ाई करवा सकते हैं, वो सोच रहे हैं किसी तरह हिंदू वोटों को पोलराइज करा जाए। तमिलनाडु के अंदर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की सीटें इनके पास आ जाए। देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत चतुर पार्टी है, इनको सब पता है
इसने इतने इनके अभी सत्ता में जितने भी है ये सोचता भाई भाई में कैसे तुड़वा दूं। ये क्या बताओ, मैं तो महाराष्ट्र में देखा अजीत पवार, शरद पवार का भतीजा, उस पे घोटाला लगा, ईडी का छापा पड़ा, जैसे वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। भैया कैसे लगता है आपको, यूपी के अंदर और पूरे देश के अंदर लगता है कि बीजेपी 400 आंकड़ा पार कर पाएगी जैसे कि बोल रहे हो लोग? यूपी बिहार में तो इनका सही नंबर आ जाएगा, लेकिन नशा, हाँ यूपी बिहार तो भाई हिंदुत्व रहा, ये यूपी बिहार असम में भी इनका लहर है, असम में यूपी बिहार मध्य प्रदेश में भी है। ममता जी तो इनको 4 सीट से ज्यादा नहीं देने वाले। प्रशांत किशोर जी ने बोला कि 10 भी नहीं आएंगे इनके, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, 4 ही आएंगे। हाँ, और तमिलनाडु कर्नाटक में तो मतलब ही नहीं है। हाँ, वो सोच रहे हैं कि इधर कम हो जाए तो वहाँ पूरी हो जाए, इसलिए तो वो भाग रहे हैं उधर। भारत में यूपी बिहार तो ये इनका गढ़ है, यूपी में ये सीट अच्छे खासे निकाल लेंगे। इस यूपी में रीजन क्या हो सकता है वहाँ पे सीटें निकालने की वजह? भगवान की वजह से? भगवान की वजह से ही। लोग भोले हैं या बेवकूफ हैं? बेवकूफ है, अशिक्षित है। हाँ शिक्षित है लोग, वो नहीं है इसीलिए जानकारी इसलिए नहीं तो हम कहते हैं कि धर्म तो एक अपना सही, बिल्कुल बिल्कुल। आप रोजगार पे आओ। हाँ, बेरोजगारी है इस देश के अंदर कितनी, रोजगार चाहिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, महंगाई आसमान पे पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हो विकसित भारत, कसम से कह रहा हूँ कि आम आदमी परेशान है हर चीज के लिए। यहाँ पैसे कहाँ है, आम आदमी के पास पैसे कहाँ? मोदी जी कहते हैं कि उनकी 4 जातियां हैं और सब संपन्न है इस देश के अंदर, गरीब भी खुश है, महिलाएं, गरीब, किसान, छोटे व्यापारी तो खत्म हो गए, छोटे युवा, उनके चार उनकी 4 मोदी जी की 4 जातियां हैं, युवा है, किसान है जो बॉर्डर के ऊपर चिल्ला रहा है, बेचारा मर रहा है, उसको गोलियां मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं किसानों को, गरीब आदमी भूखा मर रहा है महंगाई की वजह से। मुश्किल से है ना 50 लोग हैं जो बड़े अमीर है ना, महिलाएं दुखी हैं, महिलाएं दुखी है भाई, हर लोग परेशान है। कहाँ रोजगार दे रहे हो आप? रोजगार में तो कटौती कर रहे हो, सेना में भर्ती की नहीं आपने, वो करवा दिया, ये अग्निवीर करवा दिया 4 साल के लिए, टालू बात हो गई। ये तो टालू बात है कि नहीं? ये तो सेवा के नाम पे टालू बात हो गई। तो आपको लगता है कि पूरे देश के अंदर 400 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं आगे, अगर ईमानदारी से ईवीएम घोटाला ना हुआ ना तो 100% बीजेपी हार जाएगी। तो आपको लगता है कि ईवीएम घोटाले की वजह से जीतती है? बिल्कुल। आपको चंडीगढ़ में देख लीजिए, हमने कहा ना कि जगह जगह पूरे देश में यही बात चल रही है कि ईवीएम घोटाला करते हैं लोग। आपने देखो मामूली एमसीडी के इलेक्शन में, निगम के इलेक्शन में घोटाला कर दिया और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डाटा कितनी बुरी तरह बड़ा घोटाला का षड्यंत्र रचा और उस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ईवीएम घोटाले से जीत जा, नहीं तो बीजेपी की 100%। अगर बैलेट पेपर से होगा तो बुरी तरह हारेगी बीजेपी, बुरी तरह हारेगी। अगर बैलेट पेपर से हो तो कितनी सीटें आने के चांस हैं इनके? बैलेट पेपर से होना तो 100-150 से सीट पे ये खत्म है गेम, खत्म है बीजेपी, 100 से 150 ही आएगी। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं आएगी। और अभी कितनी आ सकती हैं? अभी कितनी पूरे देश में? ईवीएम घोटाला हो तो बीजेपी आंकड़ा मतलब बहुमत ला सकती है, जो मिलीजुली सरकार है। तो ये तो कह रहे 400 पार, इस बार 400 पार नहीं होगी, लेकिन कह रहे हैं सरकार बना सकती है इतनी मिला जुला करके। तो मोदी जी तो जोर से बोल रहे हैं, जोर से बोलो 400 पार। देखो ना आप, इतने तोड़ फोड़ है, या तो आप जेल जाओ या तो पैसे लेको मेरे में आओ। इनके पास तो ऐसा वॉशिंग पाउडर है ना कि बस मेरे में आओ तो उस पाउडर से धुल जाओगे, नहीं तो जेल में अजीत पवार हो गए और कितने नीतीश कुमार हो गए, ऐसे ये चौहान हो गए, जयंत चौधरी हो गए, ये चौहान जो महाराष्ट्र के चौहान, कौन चौहान थे वो, अशोक चौहान हो गए। इस तरह से, और वहाँ भी यूपी में भी अभी इन्होंने तोड़ा है, यूपी में भी तोड़ा, जयंत चौधरी, RLD को तोड़ा ही है, और कुछ समाजवादी पार्टी को इसमें राज्यसभा में भी तोड़ा है। इसी तरह हिमाचल में हल्ला मच गया था, वो जैसे तैसे सरकार बची है। तो ये तो तोड़ के और ईडी के बल पे, मतलब ईमानदारी से ये लोग नहीं जीत सकते। ईमानदारी से बीजेपी की तो खात्मा है। अब तो 50 साल के लिए जा सकती है बीजेपी। वो तो लेकिन अमित शाह जी तो बोलते हैं चौड़े होके बिल्कुल कि 2047 तक बीजेपी का ही राज रहेगा। ये तो इनकी हवा है, हवा बना रहे हैं, ये हवा बना हुआ है। ये पूरे दिल्ली में जाओ ना, एक कमर्शियल होर्डिंग नहीं है सिवाय मोदी, योगी, धामी और खट्टर के अलावा किसी भी आप और मोदी जी तो भी 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, 73 के तो हो चुके, 75 तक लास्ट डेट बता रहे थे उनके लिए। बस मोदी जी का रिटायरमेंट और भाजपा की खात्मा। लेकिन वो तो कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये ना जाने वाले। अरे सर मेरे को आप ये कानून बदल देंगे, रूल बदल देंगे। इनका मुंह बोला तो रूल था, कोई इन्होंने कोई पर्चे पे थोड़ी लिखा था। तो अगर पर्ची पे या आप लिखवा लो, समझे, ये पार्टी ऐसी खंडित हो जाएगी ना, ऐसी बिखर जाएगी ना कि अगले 100 साल तक नहीं आएगी। अगले 100 साल
तक इसको जुड़ना है ना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि लोग इतनी नफरत करते हैं इनसे, नफरत हो गई, इतनी घिन आ गई है, घमंड गिरना इनके अंदर आ गया ना कि ये एक बार गई तो दोबारा नहीं आने देंगे, दोबारा नहीं ऐसे बिखरेगी ना, इसलिए कि इसमें 3-4 लोगों का ही है शासन, मोदी जी मेन, अमित शाह, नड्डा, एक आध और कोई योगी। हाँ, ये 4 लोग के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है। अगर आज देखो वहाँ मध्य प्रदेश में ये कौन है, ये मामा शिवराज सिंह चौहान, इनकी हिम्मत हुई चू बोलने की, कान पकड़ के हाथ निकाल दिया गया, लेकिन चू नहीं बोले। तो ये 4 लोगों के अलावा किसी की इसमें चलती नहीं है, अंदर से सब पक चुके हैं, बस जो तीली लगनी बाकी है, तीली जिस दिन लगी उस दिन बिखरेगी, 100 साल तक ये जो। बिहार में क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार को चैलेंज जो बिहार में 40 सीटें तेजस्वी क्या नाम उनका, तेजस्वी यादव, उनको कहीं आपको लगता है कि चैलेंज करते नजर आते हैं बीजेपी को या नीतीश कुमार को? 100 के 100% हम उनकी यात्रा में बहुत भीड़ निकली है, जबरदस्त भीड़। 25 सीटें आएंगी तेजस्वी यादव के पक्ष में, आपको लगता है? बिल्कुल, और 15 सीट ये जीतेंगे बीजेपी। 25 सीट। नीतीश कुमार और मिली जुली 15 सीट, हाँ 15 सीट ज्यादा नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं, इसीलिए घबराए पड़े शायद बीजेपी वाले ना। बिहार में नहीं आएंगे, यूपी में भले इनकी आ जाएंगे सीटें, यूपी में ये सीट ये निकाल लेंगे, 60-70 तक निकाल लेंगे। राजस्थान में क्या लगता है? राजस्थान में 50-50 का मामला रहेगा, राजस्थान में 50-50 का मामला रहेगा। एक बात, महाराष्ट्र में भी आधे पे रह जाएगी, आधे से ज्यादा नहीं सीट, मैं कह रहा हूँ आधे सीट आ जाएंगी इनके भी। महाराष्ट्र में कितनी सीटें, 40 है वहाँ भी ना, लगभग 40 सीटें है ना, तो बीजेपी गठबंधन को 15 सीटें वहाँ भी आ रही है, और 20-22 तो है ना वो कांग्रेस और शरद पवार। मध्य प्रदेश में कैसा लगता है? मध्य प्रदेश भी 50-50 का आंकड़ा रहेगा, 50 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो टोटल मिला के इन 5 राज्यों के अंदर कितनी सीटें आ जाएंगी? टोटल मिला करके मानो ना 60-70 ये हो गए, 15 बिहार से ले लो, 15 वहाँ, 15 ये, 15 पे 45, मेरे को तो ये सब मिला करके है ना 120 से 30 सीटें का आंकड़ा लग रहा है। तो इन 5 राज्यों में 120-30 के आंकड़ा लग रहा है, और बाकी में मिला के कितने निकाल लेंगे फिर? 50 और 200 के करीब लगता है आपको आंकड़ा? बनता है मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा नहीं निकल पाएगा, ज्यादा तो नहीं निकल पाना चाहिए। ईवीएम अगर सही चला तो इनकी 200 मिली जुली सब मिला करके 200 सीट से ज्यादा नहीं आने। अभी 5 राज्यों के जो इलेक्शन हुए उसमें आपको लगा कि ईवीएम सही निकला, सही चला? नहीं चला एकदम से, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखिए कांग्रेस का पूरा राज था, पूरा चांस था जीतने का, जीतने की बहुत अच्छा काम किया था उसने, भूपेंद्र बघेल ने, जीत रही थी, हाँ उसको अंत में जाकर के। और राजस्थान में ऐसा हुआ इनकी जीती कि नहीं, कड़ी फाइट थी, बिल्कुल आज तक इंटरव्यू दिया था, आज तक को इंटरव्यू दिया था कि राजस्थान भी जीत रही है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ भी जीत रही है और वहाँ भी जीत रही है। मध्य प्रदेश में भी अच्छे चांस है उनके, टक्कर थी, वन साइडेड नहीं था। पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, जहाँ भी 9 बजे रात को सब आधी नींद पूरी कर लेते, 11-12 बजे, वहाँ 2 बजे रात को बुला के कैंडिडेट को टिकट वो जीत का वो दे रहे सर्टिफिकेट। कहाँ पे? बिहार में विधानसभा जब चुनाव हुआ था, अच्छा। रात को 2 बजे जो बंदा सोया हुआ था उसको उठा के बोल रहा आप जीत गए। 2 बजे रात को इंसान सो रहे, उनको कैसे पता लगता था जीत गए? क्यों? उसको बुला के दे रहे। रात को यहाँ अमित शाह ये सब बैठे हुए थे, किसको क्या करना ऊपर नीचा। 2 बजे रात को ऐसा क्या हो गया था जो 2 बजे 12 बजे तक रात तक पहुँच गए आपकी ईवीएम, आप रुकवा देते। तो गठबंधन का आपको क्या लगता है सर? गठबंधन का कितना चांसेस लगता है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार के जाने से गठबंधन कमजोर हुआ कहीं? नहीं, नीतीश कुमार के जाने से तो गठबंधन और फायदा हुआ, मजबूत हुआ है। अब तो इतनी उनकी इज्जत चली गई ना, जो खत्म ही हो गए, उनकी पार्टी तो खा जाएंगे। मतलब ये जो इन्होंने पलटू राम वाली बात करी, इतनी बेइज्जती हो गई नीतीश कुमार की कि बिहार में जो पहले सीटें आती वो भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं, ये कहने का मतलब है। नीतीश कुमार तो गई, इमेज खराब हो गई, इमेज बिल्कुल उनका गंदा हो गया, गई वहाँ अब ले दे के है ना भाजपा ही रहेगी, और भाजपा में ये मिल जाएंगे तो ये भाजपा हो जाएगी, इनकी पार्टी का तो खत्म है। तो गठबंधन के क्या चांसेस है? गठबंधन देखो अपने अपने बल पे ये जुड़ के जीत जाए, उसके बाद ये सरकार मिलजुल के बनाए तो अलग बात है। गठबंधन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, गठबंधन से तो इनको कोई खास फायदा नहीं है। अच्छा, गठबंधन के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे सर को चुना गया है, तो उनको आपको लगता है कि उनके जो नेता उन्होंने पहले कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया उनको, और उसके बाद में गठबंधन ने भी अपना चेयरमैन बनाया उनको, तो ऐसे में राहुल गांधी का जो भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकालने का कोई औचित्य लगता है कि जब वो पार्टी के अध्यक्ष जब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं
और गठबंधन के चेयरमैन भी उन्होंने बनाया, प्रधानमंत्री कैंडिडेट उन्हीं को बनाया ना। अगर गठबंधन जीतती है तो ये तो नहीं है कि चेयरमैनशिप के अंदर जीतेगी किसी की अध्यक्षता में और बनाएगी किसी और को, तो ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो वो उसमें ये राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक है कि भाई एक तरफ आपने उनको अध्यक्ष बना लिया अपना, उसके बाद अपनी राजनीति खुद भी चमकाए जा रहे हो, तो जनता में कहीं गलत मैसेज जा रहा है इसके राहुल गांधी के बारे में कि भैया ये अपने आप को चमका, अभी भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखा जा रहे हैं अभी भी। या तो जिनको अध्यक्ष बनाया उनको आगे करो ना आप। ये अब वो यंग है तो वो चल सकते हैं, दौड़ नहीं, ये चलने फिरने की आपको लगता है कि सारी यात्रा ऐसे पैदल होती है क्या? ये गाड़ियों में होती है यात्रा, थोड़ी देर गाड़ियां रोकते हैं, पैदल चलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर होती है। तो आपको लगता है इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी ने करी थी वो पैदल चल के करी थी? नहीं। तो फिर नहीं। आप जानते हैं सब गाड़ियों में बैठ के करते हैं भैया, सब अरे थोड़ा सा चलते हैं पैदल 2-4 कदम। अरे भैया हमें मालूम है, हम पत्रकार है, क्या कहानी है, झूठ बोलते हैं नेता, दिखाते हैं चलते हुए पैदल। बुराई क्या है, गलत क्या है? अगर वो गाड़ी ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब आप कह रहे हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे बुड्ढे हो गए, तो ऐसे तो सारे लोग बुड्ढे हो गए, हमें जिसमें कौन जवाना है इस समय? देखो जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, उनको घर में बैठे। अरे तो फिर अध्यक्ष बनाया है तो उनको आगे करो ना। अध्यक्ष बना करेंगे ना। गलत मैसेज जा रहा है ना कि भैया आप क्यों कर रहे हो, आपका क्या लॉजिक है? फिर एक बताओ, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो देश का प्रधानमंत्री आपका भी है मेरा भी है, तो वो इतना क्यों भाजपा के प्रचार करते हैं? तो करते हैं ना, अध्यक्ष करते हैं, तो बड़ा लीडर है। करते हैं भाई, प्रधानमंत्री सबकी है ना, और कहीं राज्य में किसी और की। लेकिन वो यात्रा में अपना प्रचार कर रहे थे ना कि वो गठबंधन का प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री इतना नहीं करता है, मनमोहन सिंह को भी हमने देख लिया, ठीक है। और सुनो तो भैया गठबंधन का प्रचार करते हैं ना राहुल गांधी, तो सही था भाई, वो तो अपना प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, करे प्रधानमंत्री अगर आपका है तो मेरा भी है। अरे प्रधानमंत्री का गठबंधन की बात करो ना, जहाँ क्षेत्र पार्टी की सरकार है वहाँ पे क्यों नहीं जाते भाई किसी की तारीफ करने? तो आपको लगता है कि राहुल गांधी मोदी को टक्कर दे देंगे, जीत जाएगी कांग्रेस? चाहे टक्कर दे न दे, ये देश की जनता टक्कर देगी। तो आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं प्रधानमंत्री फिर नहीं कह रहा। ये भैया कह रहे हैं कि 200 सीट आएंगी उसकी बीजेपी की लगभग। अगर इन्होंने आंकड़ा गठबंधन जीतता है ना, कांग्रेस की सरकार, अगर बैलेट पेपर से खड़गे बनेंगे और उन्हीं को बनना चाहिए। राहुल गांधी को बनने का मैंने कहा नहीं, ना बनना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के जैसा आज देश में नेता कोई नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, टॉप क्लास के नेता, बहुत सज्जन आदमी है, करते हैं, बहुत सज्जन आदमी है और काफी निहायत ही शरीफ है। तो हम तो मल्लिकार्जुन खड़गे को खूब सपोर्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे, तो इस बार चांसेस है गठबंधन के कि प्रधानमंत्री बनेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो चेहरा खड़गे जी का है, और खड़गे जी बहुत सज्जन, पूरे देश के अंदर उनका सम्मान है। बिल्कुल सम्मान। मोदी जी से ज्यादा या कम है? नहीं, मोदी जी तो खैर आजकल वो तो हवा में है, वो तो मीडिया की वजह से हवा में है ना, सारे मीडिया का नकली बनाई हुई है ना उनकी। कसम से कह रहा हूँ मैं, ये उनकी इमेज नकली बनाई हुई है ना। छोटी मीडिया हो, मैं उस पर कसम खा के कह रहा हूं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे सर की बात करता हूँ, उनकी इमेज आज की डेट में आम जनता के अंदर मोदी जी से बेहतर है, सम्मान उनका ज्यादा करते हैं, मोदी जी के ज्यादा। जमीन पे देखा जाए ना तो सबसे बेसम्मान है ना खड़गे जी का ज्यादा है, मोदी जी से बेहतर है, समझे। लेकिन ये मीडिया और जो वो मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे, बिल्कुल 100%। देखो भैया, जनता के काम करेंगे वो, बिल्कुल जनता के लिए काम करेंगे, बहुत ही सज्जन पुरुष है, बहुत बढ़िया है। एक छोटी बात बोल के भैया मैं जा रहा हूँ, मैं एक बात बता देता हूँ, जिस दिन मीडिया ये नहीं कहता पार्टी पक्ष करे, जिस दिन मीडिया सत्य और सच्चाई बोलने लग जाए उस दिन सरकार गिर जाएगी, उसी दिन सरकार गिरेगी, मैं कसम खा के। तो आपको लगता है देश के मीडिया बिका हुआ है? बिका हुआ है। हम लोग तो टीवी देखते नहीं, न्यूज चैनल देखते नहीं, कसम खा लिया नहीं देखेंगे। सिर्फ वो भाजपा के एंकर होते हैं जो टीवी पे बैठे रहते हैं, वो देश की बात नहीं करते, देश की जनता की बात नहीं करते, एक भी बात नहीं करे। क्या चंडीगढ़ को दिखाया, मणिपुर को दिखाया, किसी भी मुद्दे को नहीं दिखाया मीडिया ने। और सिर्फ वो अगर कोई को पहलवानों का मूवमेंट हुआ था वो भी नहीं दिखाया। हाँ, पहलवानों का मूवमेंट हो, किसानों का एक भी न्यूज दिखा रहा है? आप अभी टीवी खोलो, आज तक खोलो, न्यूज खोलो, कोई भी खोलो, कोई नहीं दिखाता। कसम से सच्चाई नहीं दिखाते जनता को। उतना करप्शन कहीं नहीं है। मीडिया ने ये सरकार बचा रखी है, मीडिया बचा रखी है। अगर मीडिया सही दिखाने लगे ना तो आज ही नफरत इस तरह देश में फैलेगी। अड्डानी अंबानी के बारे में क्या कहते हो आप? अड्डानी अंबानी वगैरह ये चाह रहे हैं, वो टॉप पे पहुंच रहे हैं, गरीब चाहे भूखा मर रहा है देश के अंदर, महंगाई आसमान पे चोरी है, लेकिन उनके इंडस्ट्रीज तो टॉप पे पहुंच रहे हैं ना भैया। ये तो सरकार उनके पास, सरकार वही चला रही है। कौन चला रहा है? आप क्या सोच रहे हो? योगी चला रहा है या मोदी चला रहा है? देश चला रहा है अडानी अंबानी, उनके पैसे हैं। सारे पैसे तो जनता के हैं, इंडस्ट्री के पैसे कहाँ से हो गए? ये देख रहे थे, बॉन्ड जो बनाया था, इन्हें बिल पास करवाया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड। किसको पैसा है? सारे ये चुपके कंपनियों को धमका करके, डरा करके करोड़ों अरबों रुपया बना लिए इन्होंने।
जो ना दे पैसा उस पे छापा पड़ेगा, ईडी का जाएगा, समन जाएगा, उन तक से तो आपका कहने का मतलब है कि देश के अंदर सब कुछ गलत हो रहा है और सही कुछ भी नहीं हो रहा है। रोज अगर बैलेट पेपर से अगर आज इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी को 150-200 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी बिल्कुल नहीं, पूरे देश के अंदर, बिल्कुल नहीं है। और गठबंधन के नेता और प्रधानमंत्री के रूप में आप मल्लिकार्जुन खड़गे सर को देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लगता है कि एक बड़ा उलटफेर 2024 के अंदर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि 100% हो सकता है, अगर पब्लिक टाइट रही, यंग टाइट रहे तो। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन एक तरफ से नेतागिरी वो राहुल गांधी भी चमका रहे हैं अपने लगातार, तो आपको लगता है कि दोनों में से अगर आपको प्रधानमंत्री चुनना पड़े तो किसको चुनोगे आप? मल्लिकार्जुन खड़गे। आप किसको चुनना पसंद करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में अगर 40 से जो ज्यादा सीट लेके आ जाएगा वो सरकार बना लेगा। मैं इसीलिए कहता हूँ अभी इन्होंने सर ने एक बोला कि वो ईवीएम घोटाला करेंगे तो आ जाएगी सीटें, वरना अगर बैलेट पेपर से आएंगी तो 150-200 से ज्यादा नहीं आएंगी बीजेपी सरकार पूरे देश में। ये घोटाला ईवीएम नहीं है, घोटाला 3 चीज है। घोटाला, सबसे पहला घोटाला इसने क्या करा, अडानी अंबानी को अपने कब्जे में करा। फिर दूसरा घोटाला क्या करा, वो तो पुराने कब्जे में उनके वहीं से गुजरात से ही। फिर मीडिया को अपने कब्जे में करा। मीडिया एक तरफा करती है, कभी भी पहले जब मैं भी न्यूज़ देखता था पहले कांग्रेस के समय में, कभी भेदभाव नहीं करते थे, जो सच्चाई वो बोलते थे। आज के डेट में विपक्ष को तो बोलने नहीं देता है, चाहे गलती हुआ करो विपक्ष पे थोप देते हैं। अरे भाई तुमने 70 साल ये पहले तुम भी करे थे, 25 साल तुम पहले नेहरू ने ये करा था। अरे बदला ले रहे हो क्या, बदला आप ले रहे हो? उसने किया गलती तो आप उसका बदला ले रहे हो। हाँ। फिर ये जो गलती कर रहे हो, फिर ये जो 10 साल का जवाब देना है ना, आपको वो भी भारी पड़ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यही है, मीडिया दलाली करना बंद कर दे, सच्चाई बोलना शुरू कर दे। मेन स्ट्रीम मीडिया जी, मेन स्ट्रीम मीडिया। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मैं सलाह देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी छोटी छोटी पार्टी हो, चाहे 2 ही सीट देना हो, 1 ही सीट देना हो, उससे गठबंधन करो, क्योंकि वोट का विभाजन ना होना चाहिए। जो अगर 40% उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की है, उसको कोई नहीं ला सकता। अच्छा, दूसरी तरफ मायावती भी वो कह रही है कि प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही है, तो क्या लगता है कि आपको मायावती के चांस है कुछ? मायावती की तो पार्टी डूब रही है, वो तो खत्म। कोई चांस नहीं लगता है? अच्छा, चंद्रशेखर आजाद के कुछ चांस लगते हैं, उनकी सीटें आ सकती हैं कुछ? देखो, 1-2 उनके चांस अभी है। वो मायावती का क्या लगता है? क्रांतिकारी व्यक्ति। मायावती का क्या लगता है? मायावती, मैं ये कह रहा हूँ, वो डूबती नैया में ना पैर रखने वाली बात है। उन्हें कोई चांस लगता है? नाव हेल रहा है पानी में और डूब जाएगा। अगर वो गठबंधन ज्वाइन करती है या नहीं करती, कोई फर्क पड़ेगा उससे? उनको गठबंधन को फर्क पड़ेगा इससे? अगर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी से हो गया और एक गठबंधन कर ले, अगर ओवैसी अगर बीएसपी से अगर गठबंधन करती है, अगर मायावती अगर गठबंधन को ज्वाइन करती है, तो क्या गठबंधन की राजनीति में उससे कोई फर्क आएगा? देखो, अगर गठबंधन हो जाता, दलित भोजन थोड़ा सा जो था वो मुस्लिम ये आ जाता, लेकिन अगर नहीं भी हुआ है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ आज गारंटी के तो क्या आज की डेट पे क्या गठबंधन को वोट नहीं देंगे ये लोग? मुस्लिम दलित वगैरह तो वोट देंगे ना? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे तो वो तो अगर जो जिसका कार्यकर्ता है, चाहे गलती भी कर दो, वो उसी का गुण गाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो अकेली चुनाव लड़ेगी बहन भाजपा की मुखिया, मैं उससे ये कह रहा हूँ, अकेला लड़ोगे 5 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाओगे। मैं अखिलेश यादव को एक सलाह और देना चाहता हूँ, ये आज की डेट में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, उसको भी 2-4 सीट देने में क्या दिक्कत है? उसको भी कहीं पे सीट दे दो भाई, वो भी अपनी आवाज उठाए। लेकिन वो करते नहीं ना, वो अपनी राजनीति करते हैं, बताते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी कम्युनल राजनीति करते हैं, पेट में अभी धर्म की राजनीति करते हैं, वो भड़काते हैं लोगों को धर्म के नाम पे। कोई धर्म के नाम पे तो हमारे संविधान नहीं है क्या, कानून नहीं है क्या देश में? नहीं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, भड़काते हैं जनता को, धार्मिक अंधा भक्ति जिसको कहते हैं वो करते हैं। देश में कितनी जात है, कितनी कास्ट है, हर एक पार्टी अपनी अपनी जात की सब गुण गाते हैं। क्या वो एक आ जाएगा इंसान जो पार्लियामेंट में? लेकिन धर्म के नाम पे अगर ऐसी बात बोलोगे जिससे कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो गलत है। अगर धर्म के बारे में किसी की आस्था पे चोट पहुंचाता है, उसको जेल में ठूसो, चाहे कोई भी हो, देश से बड़ा कोई नहीं। तो अच्छा, अभी इसी साथ में वाइंड अप करता हूँ इसको। ये मुझे बताइए कि अभी जो चांसेस है, आप यही बताया कि सर ने बोला कि 150-200 से ज़्यादा बीजेपी की सीट आने के चांस नहीं है अगर बैलेट पेपर से होता है, तो ईवीएम से तो सब कुछ ही उल्टा पुल्टा कर सकते हैं वो बात, और गठबंधन के काफ़ी अच्छे चांस है इस समय। बिल्कुल अच्छे चांस है, कम से कम एक मजबूत अपोजिशन तो दे पाएगी वो। मीडिया तो इस तरफ देखा रहेगा, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, और ये ब्लैक एंड व्हाइट का क्या करते हैं, उनका क्या नाम है, ब्लैक एंड व्हाइट जी न्यूज पे, तीनों को अभी दंडित किया गया राजस्थान के मामले में। एक टीचर को जो बर्खास्त किया गया, 3 टीचर, मुस्लिम टीचर को गलत न्यूज चलाते हैं। हाँ, गलत न्यूज चलाते हैं, अभी तीनों को दंडित किया गया है।
इस तरह से मीडिया करप्ट हो गई है। हम लोग देखना कसम खा लिया, हम लोग न्यूज़ नहीं देखते। सोशल मीडिया को देखते हैं आप? हाँ, सोशल मीडिया। धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल जरूर देखते रहिएगा आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। मैं इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ। देखिए, देश की जनता को हम यही बताना चाहते हैं कि हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। अगर पसंद हो तो ये डिबेट हमने जनता से पूछने की कोशिश करी कि क्या चांसेस है बीजेपी के और कांग्रेस के गठबंधन के, कितने चांसेस है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, इन तमाम जगहों के ऊपर क्या चांसेस है इन पार्टियों के। और बाकी भी हम राय लेते रहेंगे टाइम टू टाइम जनता से। एग्जिट पोल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पब्लिक ओपिनियन कह सकते हैं आप इसको, पब्लिक की ओपिनियन लेंगे कि आपको जनता को खास ये टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि किस दिशा के अंदर हमारा देश जा रहा है, प्रदेश की राजनीति किस दिशा के अंदर जा रही है। इसके बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे जनता के। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।